हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है मेंसुरेशन। हम लोगों ने इसके 3 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हम इसका 4th प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7.4। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो वो देखना जरूरी है, ठीक है। और यही जो मैंने वीडियोस अपलोड किए उसमें से देखो, क्योंकि मैं जब 7.4 सिखाऊंगा तो मैंने पहले जो सिखाया वो मैं यूज करता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, और आपने नहीं देखे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो पहले 3 वीडियोस जो है, पहले 3 प्रैक्टिस सेट के वीडियोस वो देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए। फिर प्रैक्टिस सेट 7.4 का वीडियो देखना, तो आपको 7.4 बहुत ज्यादा इजी लगेगा। और वीडियोस देखने के लिए आपको पता है यहाँ पे राइट साइड में ऊपर लिंक आएगा, वो लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको लाइन वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का कॉन्सेप्ट है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना दिया, उसका सेंटर O है और उसमें मैंने ये कॉर्ड बना दिया। कॉर्ड तो आपको पता ही है, सर्कल में कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो लाइन होते हैं उनको कॉर्ड बोलते हैं या कॉर्ड्स बोलते हैं। इनको नाम दे देते हैं P एंड Q। अब यहाँ पे ये P और Q कितनी आर्क्स बना रहे हैं आपके हिसाब से? अगर मैं खाली P और Q लिखूं तो मैं बोल सकता हूं ये एक आर्क बन रही है, बट कोई दूसरा बच्चा इसको देखेगा और बोलेगा सर ये भी तो एक आर्क है PQ, है ना। इसलिए मैंने आपको बताया था जनरली हम आर्क में 3 लेटर्स यूज करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं आपको आर्क PQ बोलूं तो कुछ बच्चे ये वाली आर्क लेंगे, कुछ बच्चे ये वाली आर्क लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं S, ठीक है। अभी मैं ये आर्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए वहां पे मैंने लेबल नहीं किया, नहीं तो यहां पे भी मैं कुछ लेबल कर दूंगा R, ओके। अब ये जो लाइन है ना, इसने क्या किया, इसने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ये जो 2 पार्ट्स है ना इनको कुछ बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, ये कॉर्ड और ये आर्क के बीच का जो एरिया है ना, ये वाला, इसको बोलते हैं सेगमेंट, ठीक है। कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को, सेगमेंट का मतलब लाइन होता है, जो हम लोग बचपन में सीख रहे थे, ऐसी जो लाइन होगी, ठीक है, उसको सेगमेंट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज एक्चुअली इसको लाइन नहीं बोलना चाहिए। लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ कितनी भी आगे बढ़ सकती है। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट 2 पॉइंट्स पे खत्म हो जाता है, ये पॉइंट पे एंड ये पॉइंट पे, ना इसके आगे जा सकता है ना इसके आगे जा सकता है। तो वो सेगमेंट हमने सीखा था। लेकिन यहां पे सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो ये एरिया है जो कॉर्ड है और आर्क है उसके बीच का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो सेगमेंट है, बिकॉज ये कॉर्ड और ये वाली आर्क के बीच का एरिया है। 100% करेक्ट बोल रहे हैं वो बच्चे, वो भी एक सेगमेंट है। तो यहां पे हम लोग दोनों को सेगमेंट बुलाने से अच्छा है या तो उनको नाम दे देंगे या उनको टाइप्स में डिवाइड कर देंगे ताकि लोगों को समझ में आए। तो कैसे टाइप्स में डिवाइड किया है कि जो सेगमेंट में सेंटर ऑफ द सर्कल आता होगा उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो यहां पे ये जो है दिख रहा है बड़ा है, उसमें सेंटर ऑफ सर्कल आ रहा है, उसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है, ये वाला पार्ट, इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल नहीं आ रहा तो ये होगा अपना माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब छोटू, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट लेबल कर दिया और उसको R बोल दिया, तो आप बोल सकते हैं PSQ इज अ माइनर सेगमेंट, PRS इज अ मेजर सेगमेंट। आया समझ में? पक्का? तो यहां पे देख लो, ये जो पिंक वाला एरिया है इसमें सेंटर है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। उसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ये जो PRS है ये मेजर आर्क है ना। मेजर आर्क और माइनर आर्क हमने पहले किया था, तो मेजर आर्क में जो सेगमेंट होता है उसको मेजर सेगमेंट बोलते हैं। ये माइनर आर्क है, छोटू आर्क, उसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ठीक है। ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो ये एरिया होता है, सेगमेंट एक एरिया होता है। सेगमेंट मतलब ये लाइन सिर्फ सेगमेंट नहीं है, समझ में आया? तो अगर आपको किसी ने बोला फाइंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ऐसे मत सोचना दे सर लाइन का तो एरिया ही नहीं होता है 0। नहीं, मेजर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, माइनर सेगमेंट मतलब ये वाला एरिया, ब्लैक वाला एरिया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आपको क्या पूछा जाएगा कि एरिया, अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना चाहूं तो मुझे क्या एरिया निकालना पड़ेगा? इस चीज का एरिया। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में। मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करना तो बहुत ईजी है, लेकिन माइनर सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये सेंटर से लेके यहां तक एक लाइन बनानी पड़ेगी, और ये सेंटर से ये पॉइंट तक एक लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। सेंटर तो एक ही होता है, P और Q सेगमेंट के एंड पॉइंट से, इसलिए वहां तक लाइन बनाई। एंड ये बीच में जो एंगल बन रहा है, ये सेगमेंट के थ्रू जो बनाया वो एंगल को बोलते हैं थीटा, सेंट्रल एंगल है भाई। तो ये यूज करके, ये वाला जो पार्ट है वो यूज करके हम लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है।
अभी 7.3 आपने देखा है तो आपको पता है कि ये जो पार्ट है इसका एरिया निकालना काफी सिंपल है, बिकॉज इसका हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। याद है क्या था फॉर्मूला? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेकिन उसने पूरा एरिया नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये ब्लैक शेडेड एरिया पूछा था। मुझे वो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये पूरा रेड कलर का जो शेडेड मैंने भी किया है हाईलाइटर से, उसका एरिया है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर कुछ करके ये जो ट्राइंगल है, लेट्स से ये ओ है, तो ओ पी क्यू ट्राइंगल जो है उसका एरिया मुझे मिल जाए तो पूरे सेक्टर में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो बचेगा सिर्फ ये ब्लैक वाला पार्ट, एंड वो ब्लैक वाला पार्ट होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो ये जो ट्राइंगल होता है ना, यहाँ पे आपके केस में ट्राइंगल OPQ, ये OPQ ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। क्या है? उसकी दोनों साइड्स R है और उसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, अगर आपको ऐसा कहीं पे ट्राइंगल मिले तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो 10 स्टैंडर्ड लेवल पे आपको डिराइव नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि उसका फॉर्मूला है हाफ, ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, दोनों साइड्स इक्वल है तो मैं बोल सकता हूं हाफ आर स्क्वायर, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा, तो हम उसका साइन लेते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये डेरिवेशन टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, फॉर्मूला भी नहीं डिराइव किया है, मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। आपको ये पार्ट नहीं समझता तो थोड़ी देर बाद मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दूंगा, वहीं तक पहुंच जाइए। डिस्क्रिप्शन में इंडेक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन से टाइम पे वो आ रहा है। अगर आपको समझना है तो मजा आएगा। देखो, तो ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ, इसका एरिया है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये पूरे सेक्टर का एरिया क्या है? OPSQ। ये सेक्टर का एरिया क्या आएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सेक्टर में से मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो बचेगा ये सेगमेंट का एरिया। तो डिराइव करेंगे तो कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा ना, ये पूरे सेक्टर का, देखो सेम चीज मैंने अलग अलग लेबल करके बना दी। ये पिंक वाला जो है वो सेक्टर है, सेक्टर का नाम क्या है? AOPSQ। एरिया का नाम है एरिया ऑफ सेक्टर OPSQ, ओ सेंटर और PSQ आर्क। उसका फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये ब्लू वाला ट्राइंगल मुझे इसमें से माइनस करना है, इतना सा जो पार्ट आएगा वो मैंने अलग से बनाया, उसको माइनस करना है। उसका एरिया क्या है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। जो बचेगा इसके बाद, ये सेक्टर में से आप ये ट्राइंगल माइनस कर दोगे तो सिर्फ ये ब्लैक वाला एरिया बचेगा। उसका क्या आएगा? देखो ये माइनस को सिंप्लीफाई करो, इसमें देखो आर स्क्वायर कॉमन है तो आर स्क्वायर बाहर लिख दिया। जब यहां से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा? पाई इंटू थीटा, विच इज पाई थीटा अपॉन 360। बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। जब इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर तो उसके पास क्या बचा? 1 इंटू साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिया। जिनको डायरेक्टली ये फॉर्मूला देखना है अब देख लो, ये वाला पार्ट देखो ही मत अगर आपको नहीं समझना है तो। अगर आपको इस चीज का एरिया निकालना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहां पे थीटा हम डिग्रीज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। आया समझ में? तो ये फॉर्मूला एक बार फिर से स्टैंडर्ड वाला लिख लेते हैं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सेगमेंट PSQ, देख लो, सेगमेंट PSQ इज आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये माइनस कैसे आया मैंने आपको सब बता दिया है। ठीक है, अभी वो देखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, बार बार इसका इस्तेमाल करना है तो याद तो करना ही है। देख के बहुत डरावना लगता है, मैं जब स्कूल में था तब मुझे भी ये देखकर बहुत ही डरावना लगता था, क्योंकि पहले तो यार ये पाई से नफरत थी कि इसको अगर 3.14 लेंगे तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने वाला है, 22.7 लेंगे तो कटिंग में प्रॉब्लम आने वाला है। थीटा डाल दिया यहाँ पे, थीटा जैसा सिंबल देख के तो ऐसे ही कोई भी डर जाता है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का साइन डाल दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दिया और इतना बड़ा टर्म में माइनस भी डाल दिया। भाई माइनस तो जानी दुश्मन है। तो ये फॉर्मूला देखकर बहुत डर लगता था, लेकिन अब ऐसा लगता है यार क्या टाइम पास फॉर्मूला था। थोड़ा सा ध्यान देके समझा होता कि फॉर्मूला कैसे आता है, उसकी स्टोरी पता होती तो अच्छा लगता। मैंने आपको स्टोरी बता दी, बस ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही है। काफी सिंपल फॉर्मूला है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। याद रखना है ये पूरे साइन थीटा के नीचे 2 है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये थीटा के नीचे 2 है या साइन के नीचे 2 है। ठीक है, पूरा साइन थीटा उसके नीचे 2। और साइन थीटा क्या होता है ये तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं देखा है ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो तो जाके देख लो। ट्रिग्नोमेट्री हमने जितना डिटेल में आपको समझाया है वो आप कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज
ट्रिग्नोमेट्री से लोगों को डर लगता है, बट वो वीडियोस देख लो एक बार, आपको समझ में आएगा कितना ज्यादा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप अभी के अभी वीडियो पॉज करके एकदम ही शरीफी के साथ 10-15 बार लिखोगे। ठीक है, चल 10-15 ज्यादा हो गया, 5 बार तो लिखो यार, है ना। चलो लिख दो फटाफट से, फिर हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। डन। शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके आंसर में मिस्टेक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि डिफिकल्ट है। मैं सेकंड कराऊंगा, फिर आपको फर्स्ट कराऊंगा, तो फर्स्ट भी आपको इजी लगेगा। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिख रहा है O सेंटर है, मेजर आर्क PQR इज 60 डिग्री, ये PQR आर्क का मेजर दिया हुआ है 60 डिग्रीज, OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, O से लेके P तक मतलब रेडियस है ना, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर्स है। आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, ये जो शेडेड रीजन है डार्क ब्लैक, पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, √3 अगर क्वेश्चन में आया सॉल्व करते करते तो उसका वैल्यू 1.73 लेना है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला फटाफट से बोलो, लिख तो नहीं सकते कमेंट्स में बिकॉज लिखते लिखते जान निकल जाएगी पाई वाई वगैरह, तो साथ में बोलो r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बोला सब लोगों ने ना। चलो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR इज r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 पूरा ब्रैकेट क्लोज। ये ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी बिकॉज r² पूरे से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वल टू लिखा r का स्क्वायर, तो यहाँ पे r के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर्स, बिकॉज r 10 है ना, ये मैं रफ में सिखा रहा हूँ, फेयर में जब कराऊंगा तब सब कुछ लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे r के जगह पे मैंने डाल दिया 10, इसके बाद आएगा ब्रैकेट, पाई का वैल्यू क्या लेना है 3.14, तो डाल दिया 3.14, पाई थीटा मतलब पाई मल्टीप्लाइड बाय थीटा, ये दोनों सिंबल्स हैं। ठीक है, ग्रीक सिंबल्स लैटिन सिंबल्स हम यूज करते हैं ज्योमेट्री और अलजेब्रा में। तो पाई का वैल्यू हमको पता है, थीटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मेजर आर्क PQR 60 डिग्री है ना, अगर मेजर आर्क PQR 60 डिग्री तो सेंट्रल एंगल भी 60 डिग्री, ये हमने आगे के प्रैक्टिस सेट में सीखा हुआ है। तो थीटा की जगह पे आ जाएगा 60, तो यहाँ पे डाल दिया 60, फिर अपॉन 360 तो डाल दिया अपॉन 360, फिर माइनस है तो माइनस डाल दिया, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा क्या था हमारा यहाँ पे, थीटा था 60 डिग्री, तो वहां पे डाल दिया 60 डिग्री, द होल अपॉन 2 और सब कुछ डाल दिया, तो ब्रैकेट हो गया क्लोज। अब इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है। ठीक है, यहां पे खत्म हो गया सब, इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन। लेकिन ये चैप्टर में, ये प्रैक्टिस सेट में ऐसा है कि अगर आपने कैलकुलेशन ठीक से दिमाग लगा के स्ट्रैटेजी लगा के नहीं किया ना, तो इतना ज्यादा टाइम चला जाएगा कैलकुलेशन में कि आप खत्म ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो बहुत ज्यादा ब्रेन यूज करके इसके कैलकुलेशंस करने हैं। साइन 60 की वैल्यू क्या है, याद है मैंने आपको टेबल सिखाया था ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस नहीं देखे तो आपको लगेगा टेबल क्या होता है नहीं पता, लेकिन वहां पे मैंने आपको टेबल बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया था। यहाँ पे उसका वैल्यू डाल रहा हूं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। यहां से देख लो, थीटा की ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये रेशियोज है, साइन कॉस टैन, हमको चाहिए साइन ऑफ 60, कहां पे मिल रहे हैं दोनों, यहाँ पे √3/2, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे √3/2 यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये साइन 60 की जगह पे आ जाएगा √3/2, ये 2 बेचारा नीचे चला जाएगा बिकॉज यहाँ पे ऊपर भी है नीचे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे साइन 60 की जगह पे आएगा √3 और ये 2 तो रहेगा ही, √3/2 का 2 भी यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में मुझे मिलेगा ये 100, यहाँ पे देख लो ये 0 और 0 कट, 6 1s are 6, 6 6s are 36, करेक्ट। तो नेक्स्ट स्टेप देखो कैसा आएगा, देख लो ये 100 बन गया, फिर ये 60/360 बन गया 6, 3.14 ऐसे का ऐसा, साइन 60 का वैल्यू था √3/2, ये अपॉन 2 मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया और ये 2 तो ऐसा ही है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये √3/2 इंटू 2 को कर देंगे 4। देखो बच्चों ये सीधा कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, तो √3 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 1.73, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ऐसे आ गया, √3 की जगह पे डाल दिया 1.73, 2 इंटू 2 लिख गया 4। अभी ये सॉल्व करने के लिए आपके पास हजारों तरीके हैं। सबसे इजीएस्ट तरीका जो अब तक हम लोग यूज करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे फिर सॉल्व कर देते। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने में इशू क्या है कि कुछ कुछ केसेस में नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो काफी बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर मतलब आपको डिवीजन करना पड़ेगा, और बड़े नंबर के टेबल्स ज्यादातर बच्चे स्ट्रगल करते हैं। तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नीचे आ जाएगा 4 6 are 24, तो आपको 24 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, ऊपर जो पूरा आया वो मसाला,
तो आपके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो। 24 का टेबल जनरली किसी को भी नहीं आता है, बच्चे 19-20 तक करते हैं, 24 में कोई टेबल्स आते हैं, बीच में मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम यूज करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो हम लोग न्यूमरेटर कंबाइन कर सकते हैं। याद है ना, 6 और 4 को कंबाइन कैसे करेंगे, सेम कैसे करेंगे, तो हम लोग इसके लिए एलसीएम यूज करेंगे। हम लोग एलसीएम कैसे निकालते थे, याद है, ये देख लो, 4 और 6 लिख लिया, दोनों 2 में जाते हैं तो 2 2 जार और ये हो जाएगा 2 3 जार। फिर अभी भी ये 2 में जाता है ना, तो मैं लिखूंगा 2 1 जार। 3 जाता है क्या 2 के टेबल में, नहीं जाता, तो उसको ऐसे का ऐसे लिख दिया 3। फिर नेक्स्ट 2 के बाद प्राइम नंबर कौन सा है, 3, तो 3, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और 3 1 जार 3। जैसे ही यहाँ पे 1 और 1 आ गया, मतलब हमारा एलसीएम निकल गया इसका प्रोडक्ट, 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो 4 और 6 का एलसीएम है 12, तो हम लोग दोनों को 12 बना देंगे। कैसे बनाएंगे दोनों को 12, अगर 6 को 12 बनाना है तो बोलेंगे 6 2 से मल्टीप्लाई हो जा। जैसे ही 6 2 से मल्टीप्लाई होगा 3.14 बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा है, अपन बोलेंगे भाई ठीक है, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को भी 2 से करेंगे। 4 को हम लोग बनाएंगे 12, क्योंकि एलसीएम 12 है ना, 2 2 जार 4 4 3 जार 12। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 आ जाएगा, अगर यहाँ पे इंटू 3 किया तो ऊपर 3 आएगा। एलसीएम कैसे 12 आया, देख लो यहाँ पे, एलसीएम इज 2 इंटू 2 इंटू 3 विच इज 2 जार 4 4 3 जार 12। अब ये 12 12 हो गया, ये सॉल्व करो फटाफट से, तो डिवीजन थोड़ा छोटा आएगा। किया खुद से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैंने 6 2 जार 12 लिख दिया, 4 3 जार 12 लिख दिया, ऊपर का खाली छोड़ा है क्योंकि हम लोग साथ में करेंगे। पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे, फिर मैं जो कर रहा हूँ उससे कंफर्म करो। 3.14 इंटू 2, देखो बहुत ही ईजी है, इंटू 2, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो आ जाएगा 6.28। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6.28। फिर नेक्स्ट है 1.73 इंटू 3, तो वो भी काफी सिंपल है, सिंगल डिजिट मल्टीप्लीकेशन है। 1.73 इंटू 3, 3 का टेबल सबको आता है, 3 3 जार 9, 3 जार 21 है ना, 3 जार 21 होता है ना, 3 जार 3 प्लस 2 5, क्या, तो ये आ गया आपको 5.19। अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 12, तो हम लोग ये पूरा कंबाइन करके नीचे 12 लिख सकते हैं और ऊपर न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर 12 था तो 12 कंबाइन कर दिया नीचे एक साथ, और ऊपर आ गया 6.28, बीच में माइनस है तो माइनस 5.19। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये 100 और 12 तो ऐसे ही रहेगा, इनमें से माइनस करके याद है, फटाफट से मुझे बताओ रफ में, मैं करके बताऊंगा लेकिन आपको खुद से भी चेक करना है। डेसिमल में बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्रैक्टिस करते रहना है। क्या आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 18 माइनस 9 9, 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 आ जाएगा 1, तो आपको मिला 1.09। अब 1.09 को आप डायरेक्टली 12 से डिवाइड मत करो, 1.09 को 100 से मल्टीप्लाई करो ताकि ये डेसिमल गायब हो जाए। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, जब भी ऐसा कोई नंबर होगा ना 1 के बाद 0, तो हम लोग एक ट्रिक यूज कर सकते हैं। 1 के बाद यहाँ पे 2 0 है ना, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल के बाद के 2 डिजिट गायब होंगे, मतलब डेसिमल और 2 डिजिट आगे जाएगा। तो यहाँ पे डेसिमल था, इसके बदले यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ गया, 109। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 109/12। अब ये तो एकदम सिंपल डिवीजन हो गया। अगर यहाँ पे 24 होता तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता था, ये डिवीजन काफी सिंपल है। ठीक है, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 6.28 इंटू 12, या फिर यहाँ पे ना क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ करते, ठीक है, 3.14 इंटू 4, 1.73 इंटू 6, सारे बड़े बड़े मल्टीप्लीकेशन, बड़े बड़े सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं। हम लोग ने एलसीएम लेके काफी सिंपल कर दिया। 109 डिवाइड बाई 12 करते हैं, करेंगे खुद से, चलो सब लोग खुद से करेंगे, मैं आपको बताता हूँ फेयर में कैसे लिखेंगे और इसका आंसर बता दूंगा वहां पे। इसके यूनिट्स क्या आएंगे, ये क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट PQR, और सब कुछ सेंटीमीटर में दिया था, तो एरिया का यूनिट्स आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। लाइफ कितनी सिंपल होती है ना, अगर टेक्स्ट बुक वाले आंसर एक्सेप्ट कर लेते, बट नहीं करते। आपको डिवीजन करके बताना है, क्योंकि टेक्स्ट बुक वाले चेक करना चाहते हैं कि आपको डिवीजन करना आता है कि नहीं। आपको डिवीजन करना आता है तो इसका डिवीजन हम काफी सिंपल वे में कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिवाइड करके आपको बताया, 109 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो क्या आएगा, देखो 12 9 आर 108, रिमाइंडर बचेगा 1, 0 डालेंगे तो डेसिमल पॉइंट आएगा। 10 भी 12 में नहीं जाता तो हम लोग को 12 0 जार करना पड़ेगा, 10 माइनस 0 बचेगा 10, फिर अगर एक और 0 लेना है तो यहाँ पे 0 डालना पड़ेगा। अब 100 हम ले सकते हैं, 12 8 जार 96, क्योंकि 12 9 जार तो 108 होता है, ज़्यादा हो जाएगा। 100 माइनस 96 आ जाएगा 4, फिर से एक 0 फ्री मिलेगा, 12 3 जार 36, 40 माइनस 36 आ जाएगा 4, फिर वापस 0 लेंगे तो 4, वापस 12 3 जार 36, ऐसे 333 आता जाएगा। हमको 2 डेसिमल तक लिखना है, तो यहाँ पे देख लो तीसरा डेसिमल 5 से कम है तो उसको फ्री में बोलेंगे यहाँ से निकल, आंसर आ जाएगा 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 109 डिवाइड बाई 12 का आंसर लिख दिया।
तो हम लोग लिखेंगे द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट और शेडेड रीजन इज 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसने क्वेश्चन में सेगमेंट वर्ड यूज नहीं किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन बोला है, पर हमको पता है कि ये रीजन जो है उसको सेगमेंट बोलते हैं। तो ये मैंने फेयर में कैसे किया, देखो पहले लिख दिया गिवन में O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, मेजर ऑफ PQR आर्क इज 60 डिग्रीज एंड OP इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ पे OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स की जगह पे रेडियस R OP इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स लिख दो, ताकि डायरेक्टली R की जगह पे आप 10 लिख सकते हो। देख लो यहाँ पे ऐसे लिख दो, रेडियस R विच इज नथिंग बट OP इज 10 सेंटीमीटर्स, ताकि फॉर्मूले में जब R यूज करो सीधा उसके जगह पे 10 डाल सकते हो। ठीक है, फाइंड करने बोला एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम थीटा लिखेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज मेजर ऑफ आर PQR 60 डिग्री दिया है। थीटा क्या होता है? सेंट्रल एंगल। तो हम लोग लिखेंगे एंगल POR, ये जो एंगल है सेंट्रल एंगल, उसका मेजर क्या होता है? इट इज द सेम एज मेजर आर PQR, ये आर्क का मेजर। मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज द रीजन। ये हमने पहले किया हुआ है, देख के ऐसे मुंह मत बनाओ कि ये क्या लिख दिया भाई पर्पल कलर में। सब किया हुआ है हमने कि आर्क का मेजर ही सेंट्रल एंगल का मेजर होता है। तो POR एंगल का मेजर आ गया 60 डिग्री, उसको नाम दे दिया थीटा, क्योंकि फॉर्मूले में हम थीटा लिखते हैं। फिर एरिया ऑफ सेगमेंट PQR का फॉर्मूला लगा के उसको एकदम सिंपल वे में सॉल्व किया। आपको मैंने पूरा रफ वर्क भी बताया यहाँ पे, और फाइनल आंसर लिखा द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 9.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो पॉज करो और फटाफट से कॉपी करो। जो बच्चे थोड़े एडवेंचरस है वो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली इसको सॉल्व करो, देखो आपको आंसर सेम आएगा, लेकिन थोड़े स्टेप्स बढ़ जाएंगे बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ा डिफिकल्ट होगा। रॉन्ग होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करना एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। ये इसका ऊपर वाला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, पॉज करके कॉपी कर लो, एंड ये थर्ड पार्ट। ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन डन, और हमने समझ लिया कि फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 में दिया है इन फिगर 7.43 A इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो A सेंटर है, एंगल ABC इज 45 डिग्री, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, एंड AC इज 7√2 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस 7√2 सेंटीमीटर है। यू टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC। अब ये देख के सीधा थीटा मत ले लेना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर पीछे रॉन्ग दिया है, वो आंसर इसमें आ ही नहीं सकता, इसलिए कमेंट मत करना कि सर ये तो आंसर पीछे ये दिया है, ये नहीं आ रहा, नहीं आ सकता। ठीक है, पीछे आंसर रॉन्ग है या क्वेश्चन रॉन्ग है, दोनों में से एक चीज तो रॉन्ग है। वो आंसर लाना है तो क्वेश्चन चेंज करके कुछ अलग ही बनाना पड़ेगा, और कोई छोटा चेंज करके वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो फिर हम लोग जो आंसर आएगा इसका वही उसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, पीछे वाले आंसर से कंपेयर मत करना टेक्स्ट बुक के। ये 45 को थीटा ले लिया तो आपकी बैंड बच गई। थीटा क्या होता है? थीटा होता है यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सेंट्रल एंगल। तो आप लोगों को पहले तो थीटा निकालना है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन में चैलेंज है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था? सीधा आपको फ्री में मिठाई दे दी थी। यहां पे आपको बोला कि भाई चलो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट तो आ गया, लेकिन अगर मैंने थीटा नहीं दिया तो कैसे निकालोगे? अब यहां पे आपको पता है कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। अगर ये 7√2 है तो ये भी 7√2 है। इन शॉर्ट ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? उसके बेस एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। क्यों? क्योंकि ये और ये साइड इक्वल है, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये भी 7√2 सेंटीमीटर है क्योंकि रेडियस है, और ये भी 45 डिग्रीज है। तो ये एंगल क्या आएगा? ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हर एक एंगल अगर ट्राइंगल का ऐड कर दो तो 180 आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं 45 प्लस 45, रफ में कराऊंगा, प्लस इसको नाम दे दो थीटा। थीटा इज 180 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा? ये 45 प्लस 45 हो जाएगा 90, प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। ये 90 को उधर भेजो, थीटा इक्वल टू 180 माइनस 90 विच इज 90 डिग्रीज। तो आपका थीटा एकदम सिंपल सा आ गया 90 डिग्रीज। ये क्या बॉक्स बना दिया योगेश? ठीक है, अब थीटा आ गया 90 डिग्रीज। अब थीटा पता है, आर पता है, खत्म ना। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो इजीली आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये 7√2 देख के डरना नहीं हो, तो कैलकुलेशन है। अब थीटा पता चल गया तो r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 का फॉर्मूला लगा के सीधा सॉल्व कर देंगे। वीडियो पॉज करो और फटाफट कैलकुलेशन खुद से करो ये वैल्यूज यूज करके। हर बच्चे को करना है, पीछे वाले आंसर से कंपेयर मत करना। मैं आंसर बताऊंगा इसमें फेयर में कैसे सॉल्व करते हैं उसमें। ठीक है, चलो करो वीडियो पॉज। फॉर्मूला इस बार देख के लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा समय
चौथे पांचवें सम में देख के मत करना, पहले 2-3 क्वेश्चन में फॉर्मूला देख के करोगे चलेगा। ऐसे मत सोचना फॉर्मूला एग्जाम के एक दिन पहले मैं कर लूंगा, अरे एक दिन पहले भी आपको करना है, आज भी आपको करना है, चुपचाप कर लो ना आज, ठीक है। चलो करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। तो एग्जाम में जब इसको लिखोगे तो इतना शरीफ बनकर अच्छे से इसको स्टेप वाइज लिखेंगे ताकि फुल मार्क्स मिले। पहले लिख दिया गिवन ए इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ABC इज 45 डिग्री, रेडियस R इज AC 7√2 सेंटीमीटर। ये लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब आप फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेगमेंट का, वहां पे R के जगह पे सीधा ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसलिए गिवन में ही ऐसे लिख दो। नहीं तो सोल्यूशन लिखोगे उसमें एक स्टेप बताना पड़ेगा, लेट रेडियस R इक्वल टू AC इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ सेगमेंट BXC पूछा है, पहले मुझे थीटा निकालना है ये वाला, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC AC इक्वल टू AB, AC और AB इक्वल क्यों, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC, ACB और ABC दोनों हो जाएंगे 45 डिग्री आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम से। अब मुझे पता है ये 45, तो मैं ये तीसरा एंगल इजीली निकाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो तीनों एंगल जो है ट्रायंगल ABC के वो लिख दिए, उसमें से ये BAC है ना बैक, उसमें अपने को इंटरेस्ट है बिकॉज वो है अपना थीटा, ठीक है। तो इन दोनों की जगह पे 45 सब्स्टिट्यूट किया, BAC को ऐसे ही रखा, इसको पूरे को सॉल्व किया तो BAC की वैल्यू आ गई 90 डिग्रीज और वही हमारा थीटा है। ओके, BAC 90 आया, उसको लिख दिया, देयरफॉर लेट BAC इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेगमेंट BXC कैलकुलेट करेंगे। BXC फॉर्मूला है R स्क्वायर इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। R अपने को दिया हुआ है 7√2, ठीक है। कैलकुलेशन टेस्ट हो रहा है यहाँ पे, 7√2 लिख दिया, उसके जगह पे स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, पाई की जगह पे 22 अपॉन 7, तो 7 नीचे आया, थीटा है 90, 360 की जगह पे 360, साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा 90 अपॉन 2। ट्रिग्नोमेट्री का टेबल याद है आपको, साइन 90 कितना होता है, देखो साइन 90 यहाँ पे है 1, ठीक है। तो साइन 90 की जगह पे लिख देंगे हम लोग 1, आगे जाके, अभी नहीं। अभी इसको सॉल्व करने के मैंने बोला बहुत सारे तरीके, आप यहीं पे कट कर लो तो भी चलेगा, ओके। आप कट करके इसको पूरा सॉल्व करो, फिर एंड में इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, मुझे 7 दिखा है यहाँ पे और यहाँ पे भी 7 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये 7 के साथ इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 7 यहाँ पे कहीं पे कैंसिल होगा 7 के मल्टीपल के साथ, फायदा हो सकता है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट खोल के इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 7√2 का स्क्वायर क्या होता है, 7√2 का स्क्वायर 7 का भी स्क्वायर और √2 का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 36 और 2 कैंसिल 2, 49 2 होता है 98, तो 7√2 का स्क्वायर क्या गया 98। ये 22/7 तो ऐसे ही आया, 90/360 भी ऐसे ही आ गया, ये पूरा मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर ये माइनस ऐसे रहने दिया, ये क्या आया था हम लोग को 98, तो 98 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ये 2 की जगह पे 2, समझा, सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे। फिर ये 0 के साथ 0 कट, 9 1 जार 9 4 जार, ये 7 1 जार, ये हो जाएगा 7 1 जार 7, 28 आया, 7 4 जार 28, ठीक है। फिर इसको कहाँ कट कर सकते हैं, देखो ये 2 2 जार 4, 2 11 जार 22, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, क्या बचा 7 और 11, 7 11 जार आ जाएगा 77, यहाँ पे देख लो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, तो बचा 49 into 1 विच इज 49, 77 माइनस 49 आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, खत्म। ये देख रहे हो, सिर्फ इसको अंदर भेजा तो कितना ज्यादा सिंपल हो गया ये। अगर सपोज इसको मैं अंदर नहीं भेजता तो क्या करना पड़ता, कुछ नहीं, कैलकुलेशन तो आता ही, देखो 0 के साथ 0 कट, 9 1 जार 9 4 जार 2 2 जार 2 11 जार, तो आपके पास यहाँ पे क्या आता 11/14 और यहाँ पे आता साइन 90 की जगह पे 1, 11/14 माइनस 1/2, 11/14 माइनस 1/2, ये 14 है, इसको भी 14 बना दो, इंटू 7 बचा 11, 1 इंटू 7 आ जाएगा 7, 11 माइनस 7 अपॉन दोनों का 14, 11 माइनस 7 हो जाएगा 4 और नीचे का 14, तो आएगा 4/14, ये पूरे ब्रैकेट के जगह पे, और ये कितना है 98, तो आपको आएगा 98 इंटू ये पूरा ब्रैकेट हो जाएगा 4/14, 14 1 जार 14 7 जार 98, 7 इंटू 4 आ जाएगा फिर से 28, ठीक है। यहां पे इसको सॉल्व करो या इसको अंदर भेजो, आंसर तो सेम आने वाला है। तो फाइनल आंसर लिख दिया, द एरिया ऑफ सेगमेंट BXC इज 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसका पूरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में ये एक्स्ट्रा था, ये वाला पार्ट, क्योंकि
हम लोगों को उसने दिया ही नहीं था कि थीटा क्या है। रुकी मिस्टेक क्या होगा कि आप 45 को ही थीटा ले लेंगे, तो वहां पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये पूरा कॉपी करो। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट पॉज करके कर लो कॉपी, और ये इसका फाइनल वाला पार्ट। मैंने कट करके आपको बताया था रफ में, अभी नहीं बता रहा बिकॉज फिर आपको नंबर नहीं दिखेगा उसके पीछे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखो, फिर आप कट कर लेना खुद से, आपको ये दो नंबर मिलेंगे, इसके जगह पे 77 और इसकी जगह पे 49, और ये आ जाएगा आंसर। सिंपल था ना काफी ये क्वेश्चन कैलकुलेशन में, बट ये वाला आंसर पीछे वाले आंसर के साथ मैच नहीं होगा। ये क्वेश्चन का वो आंसर आ ही नहीं सकता। ठीक है, कर लिया कॉपी। तो आज के प्रैक्टिस सेट 7.4 के लेक्चर 1 में मैंने आपको पहले समझाया कि सेगमेंट होता क्या है, उसका फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है वो बताया, एंड देन पहले मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन कराया एंड देन फर्स्ट कराया। तो 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 7.4 के हमने कर लिए। आज का वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो लाइक करो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी ये चैप्टर तो समझ में आए, प्लस चैनल को भी सपोर्ट मिले एंड आपका चैनल आगे बढ़े। व्हाट्सएप पे भी आप ये वीडियो का लिंक आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पे अवेलेबल हूं। आप सेम चैनल नेम डालोगे उस पर, तो आपको मेरा आईडी वहां पे मिल जाएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो, कर लो सब्सक्राइब। इतने डिटेल में आपको मेंसुरेशन कोई नहीं सिखाने वाला, और हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी सारे चैप्टर्स के आंसर्स, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो कर लो सब्सक्राइब। उसके बाद में बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूं, शायद मैं रिप्लाई ना करूं, कुछ कमेंट्स पे मैं रिप्लाई भी करता हूं, बट हर एक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।